Good morning, everyone. Good morning, sir. So let's start today. आज का हम लोग शुरू करते हैं और आगे शुरू करने से पहले हम लोग कल की बात करते हैं कि कल हम लोग ने क्या डिस्कस किया था जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे. एनी वन ऑफ यू जस्ट कल का कुछ कोई ब्रीफ में बता दे. कोमल, अक्षित, तो ब्रेकफास्ट सर्च के बारे में सब पढ़ा था. हाँ तो इसके बारे में कुछ बताइए बेटा. फिर बिल्कुल ठीक कह रहे हो. कल हम लोग ने ब्रेडफास्ट सर्च के बारे में डिस्कस किया. सर ट्रैवर्स को लेके डिस्कस किया था बीएफएस में. ट्रैवर्सिंग का, हाँ सर, ट्रैवर्सिंग समझाया था. हाँ, ट्रैवर्सिंग देखा था और एल्गो भी देखा था, जहां पर हम लोग ने जो बेसिक एल्गोरिथम था उसके उसी पर ही हम लोग ने एक पर्टिकुलर लाइन को अमेंड किया था. तो उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या डिड्यूस कर सकते हैं फिर. या कैसी ट्रैवर्सिंग हो रही है. आप अगर ट्रैवर्सिंग की बात कर रहे हो कैसे हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी कुछ बताएंगे आप. सर उसके सक्सेसिव चाइल्ड सक्सेसिव नोड्स की तरफ से बढ़ते हैं, चेक करते हैं ब्रेथ वाइज. ठीक है. वो देख सक अगर गोल को चेक करते हैं, गोल मतलब गोल स्टेट है कि नहीं है सर. हाँ, ब्रेथ वाइज चलते हैं, ठीक बात है. और उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या वो गोल है कि वो गोल नहीं है. कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है बेटा इसमें जब हम एल्गोरिथम की बात. क्यू हो रहा है. और क्यू की क्या प्रॉपर्टी है. पॉप करते हैं सर. हाँ, फर्स्ट पुश और पॉप. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो. ठीक है, फीफो पे चलता है सर. हाँ फीफो. तो कल हम लोग ने सर्चिंग को फर्दर डिस्कस करना शुरू किया था और सबसे पहले तो इस बारे में डिस्कस किया था कि हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो दो तरह के सर्चिंग टेक्निक्स हम लोग जानते हैं, अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड. अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड. ठीक है. तो अनइन्फॉर्म्ड का मतलब क्या, दैट यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है और सिर्फ आपको अब एक स्ट्रेटजी है जिसकी बेसिस पर आप आगे बढ़ रहे हो. और इन्फॉर्म्ड का मतलब हो गया अपार्ट फ्रॉम द गोल एंड अ स्ट्रेटजी यू नो समथिंग एल्स. और वो जो चीज हम बोल रहे हैं समथिंग एल्स, उसके बेसिस पर आप कुछ डिसीजन को और बेटर करने की कोशिश कर सकते हो. ठीक है. तो अनइन्फॉर्म्ड में हम लोग ने एग्जाम्पल के बारे में बात किया था, वो था बीएफएस डीएफएस, जिसमें हम लोग ने बीएफएस की शुरुआत कर दी थी. इन्फॉर्म्ड में हम लोग बाद में बात करेंगे ए स्टार एल्गोरिथम और बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के बारे में. और अनइन्फॉर्म्ड जो है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड सर्च भी, और इन्फॉर्म्ड को कहते हैं हम लोग ह्यूरिस्टिक सर्च भी. ह्यूरिस्टिक सर्च में या इन्फॉर्म्ड सर्च में एक कॉन्सेप्ट आता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन का. जो ये फंक्शन है यही एक तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है apart from the strategy which the algo is having in order to get to the goal. तो ये हमने एक तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा था. इसके बाद फिर हम लोग ने बीएफएस का एल्गोरिथम को डिस्कस किया था और बीएफएस के एल्गोरिथम को डिस्कस करने के दौरान हम लोग जहां पर जो चीज फर्क है एज कंपेयर टू द बेसिक सर्च एल्गोरिथम वो हम लोग को क्लियर हो रही थी. वो लास्ट में था जहां पर हमें अब एक तो ये चीज क्लियर हुआ कि हमारे पास जो एक जेनरिक टर्म फ्रिंज है, ये फ्रिंज क्या है, किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है,
तो डेटा स्ट्रक्चर हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये क्यू होगा, और यहाँ पर अगर ये क्यू है तो हम लोग जिस किसी भी नोड को एक्सप्लोर करते हैं उस नोड को एट द बैक ऑफ द फ्रिंज हम लोग उसको डाल रहे होते हैं। और अगर एट द बैक ऑफ द फ्रिंज में हम लोग डाल रहे होते हैं तो उसके बाद जो भी पहले नोड आता है आगे होता है उसी को हम लोग पहले एग्जामिन करते हैं कि क्या वो हमारा गोल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO। तो ये पता चला था कि जैसे अभी आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात है कि ब्रेड्थ के अकॉर्डिंगली हो रहा है, हम एक्सपैंड कर रहे हैं और हम शैलोएस्ट नोड के एक्सपैंड कर रहे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है जहां जिस तरह से एक्सपैंड हो रहा है इसको हम लोग FIFO कह रहे हैं। और यहाँ पर जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग पहले जेनरिक टर्म यूज कर रहे थे फ्रिंज, दैट इज इनफैक्ट अ क्यू। उसके बाद एक एग्जाम्पल देखा था। एग्जाम्पल में हम लोग ने इलस्ट्रेट करते हुए देखा था कैसे आगे बढ़ रहे हैं। जो अपने डेटा स्ट्रक्चर है उसको भी हम लोग ड्रॉ करते हुए जा रहे हैं और एक एक स्टेप को जब आगे देख रहे हैं तो ये पा रहे हैं कि जो फ्रंटियर है वो एक एक ब्रेड्थ को पहले हम लोग जो है कर रहे हैं। सबसे ए से शुरू किया, फिर हम लोग इस ब्रेड्थ पे आए, आगे हम लोग गए तो हम लोग फिर अब देखेंगे तो अगले वाले ब्रेड्थ पे आना शुरू कर रहे हैं। और अगले वाले ब्रेड्थ पे आने के बाद और उसी तरीके से यहाँ पर फ्रिंज में भी हमारा ऐड होता जा रहा है, जिस नोड को हम पा रहे हैं उसको पीछे। और फिर बाद में हम लोग एक जगह पे आ रही है ऐसी सिचुएशन, वो ये है कि हमें गोल मिल जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसमें किस तरह से ट्रैवर्सिंग हो रही है, वो कुछ ट्रैवर्सिंग हो रही थी इस तरीके से। और तभी हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ये हम लोग जो है एक पर्टिकुलर ब्रेड्थ को या शैलोएस्ट नोड को हम लोग पहले उसको एग्जामिन करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है BFS का। कल मैंने एक बात और बोली हुई थी कि क्या BFS के बारे में हम लोग सोचेंगे, इसके इफिशिएंसी के बारे में सोचेंगे, इसके एडवांटेजेस के बारे में या इसके लिमिटेशंस के बारे में सोचेंगे। तो कोई कुछ बता सकता है, कमेंट कर सकता है BFS एल्गोरिथम के ऊपर? एनीवन? What do you think about this algorithm? सर मतलब टाइम टेकन प्रोसेस है, मतलब हर नोड हर लेवल के सारे नोड को हमें वो करना पड़ता है। हाँ, ठीक बात है। तो अगर मान लेते हैं कि कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी आ रही होती है जहां पर यहाँ पर ये गोल ना होता, मान लो ये G यहाँ पर ना होता, पर तो हम तो एक्सपैंड ब्रेड्थ अकॉर्डिंग कर रहे हैं और हमारा कहीं गोल जो है सपोज इसको पता करना होता, तो ये जो आता तो फिर बाद में अगले स्टेप पे पहले तो अगले ब्रेड्थ को आते हम लोग चेक करते, फिर हम लोग आगे आते, तो थोड़ा सा जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है। ये हमें पहली नजर में समझ में आ रहा है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या इनके चीजों के बारे में अगर हम समझें तो एक तो चीजें ये क्लियर हो रही है कि दैट ऑल द नोड्स आर एक्सपेंडेड एट अ पर्टिकुलर गिवन डेप्थ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, एक डेप्थ पे आए उसी के नोड्स पे एक्सपेंड किया, एक डेप्थ पे आए उसी को नोड्स पे हमने एक्सपेंड किया इन द सर्च ट्री बिफोर एनी नोड एट द नेक्स्ट लेवल। तो एक जो हमारा लेवल है, डेप्थ है, जिस डेप्थ पर हम लोग एक्सपेंड करना शुरू किए हैं उसी को हम लोग पूरा पहले देख लेते हैं, तब अगले लेवल पे जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर the nodes are being enqueued in the data structure in the fringe in FIFO order. The fringe is the queue. enqueue का मतलब होता है यहाँ पर हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोल रहे हैं वो है FIFO। तीसरा, the algorithm the breadth first search is complete. So what does complete mean? किसी को याद है? What does complete mean? जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को बात कर रहे थे तो आपने हम लोग ने 4 चीजों के बारे में बात किया था, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और ये एल्गोरिथम कंप्लीट है, इसका क्या मतलब हुआ? एनीवन बेटा? What does complete mean?
प्रशांत, सूरज। तो हम याद दिला दे रहे हैं हल्का सा। कंप्लीट का मतलब होता है, हमने 4 चीजों के बारे में बात किया था। ऑप्टिमल तो वर्ड अपने आप समझ में आ रहा है, ऑप्टिमल का क्या मतलब हो रहा है उसमें की बात नहीं, बट कंप्लीट का मतलब ये होता है इफ देयर इज अ सोल्यूशन व्हिच इज एग्जिस्टिंग, तो वो सोल्यूशन हमें मिलेगा जरूर। अगर कोई सोल्यूशन है जो एग्जिस्ट करता है देर में सही, यहाँ पर चूंकि आपने बताया टाइम फैक्टर ज्यादा लग रहा है, तो पर मिलेगा जरूर, ये पक्की बात है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय द वर्ड कंप्लीटनेस। ठीक है, टर्म कंप्लीटनेस। देन फाइनली जो हम लोग ने बात किया था, क्योंकि हम चारों कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? कंप्लीटनेस, ऑप्टिमैलिटी, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो अगर ऑपरेटर्स जो है वो हमारे पास सेम कॉस्ट में है तो इट इज ऑप्टिमल, अदरवाइज इट फाइंड्स द सोल्यूशन विद द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो अभी हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे थे कि जो भी यहाँ पर लेंथ है दैट इज सेम, तो अदरवाइज अगर ये सेम ना हो देन इट विल फाइंड द सोल्यूशन विद द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। एंड द फाइनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो जैसे आपने बताया हुआ था वो ज्यादा लग रहा है, ज्यादा यहाँ पर बल्कि इनफैक्ट एक्सपोनेंशियल लग रहा है, एंड इट इज बिग O B टू द पावर D, और यहाँ पर D क्या है? D इज द डेप्थ एंड B इज द ब्रांचिंग फैक्टर। तो जितने ज्यादा नोड्स हमारे पास एक पर्टिकुलर डेप्थ में है उसको भी मेमोरी में रखने की जरूरत है। मेमोरी में आप ये सारी चीजें जो है जो आपके फ्रिंज में है, फ्रिंज यहाँ पर क्यों है, वो सारी चीजें रखी जा रही हैं, एक एक करके हट रही हैं, और इसके अलावा जो समय लग रहा है वो भी ज्यादा लग रहा है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बारे में हम लोग BFS में हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसको अगर और थोड़ा सा देखा जाए तो इस स्लाइड को आप 2 मिनट पढ़ लो, इससे आपको BFS की कैरेक्टरिस्टिक्स और समझ में आएगी। So let us assume that we have a personal computer that can generate 1 million nodes per second. ठीक है, and that a node requires 1000 bytes of storage. तो हम यहाँ स्टोरेज की भी बात भी कर रहे हैं और कितनी तेजी से नोड्स जनरेट हो रहे हैं उसके बारे में बात किया हुआ है। इसको कैलकुलेट नहीं करना है, बट ये मान के चलो ऐसा है। तो जो टाइम और मेमोरी रिक्वायरमेंट है, अगर हम BFS को अप्लाई कर रहे हैं और ये एजम्पशन ले रहे हैं कि ब्रांचिंग फैक्टर जो है वो 10 है, ठीक है, जैसे ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब कितने सारे ब्रांचेस हमारे पर बन जा रहे हैं, ये तो छोटा सा है, पर ब्रांचिंग फैक्टर यदि 10 है तो उस केस में जैसे जैसे हम लोग आगे डेप्थ पे बढ़ते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर इस कॉलम में डेप्थ दिख रहा है, कितने नोड्स उसमें हमारे हर एक पर्टिकुलर डेप्थ पे आएंगे और कितना टाइम लग रहा है उनको हमें सर्च करने में या उसको ट्रैवर्स करने में, और साथ में हमें कितनी मेमोरी की जरूरत हो रही है, ये आप देख सकते हो। जैसे जैसे हम लोग का डेप्थ बढ़ता हुआ जा रहा है वैसे वैसे जो टाइम लग रहा है, वैसे वैसे जो मेमोरी लग रही है, दोनों एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, दोनों चीजें एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो BFS कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब अगर सोल्यूशन है तो मिलेगा, पर साथ में जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर है तो वो है टाइम और मेमोरी को लेते हुए, जहां पर ये एक्सपोनेंशियली चीजें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। उसी से रिलेटेड ये अगली स्लाइड भी है, और देखा जाए तो यहाँ पर जो मेमोरी रिक्वायरमेंट्स आ रही है, देखो हमने तो टर्म शायद गीगाबाइट्स तक तो फिर भी सुना होगा, टेरा भी कुछ लोगों ने सुना होगा, उसके बाद आ जा रहा है पेटाबाइट, फिर पेटाबाइट्स 99 पेटाबाइट्स, फिर एक्साबाइट्स। तो ऐसे टर्म्स आ रहे हैं तो जिसमें फिर सोचना पड़ रहा है। तो जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है, देयर आर बिगर प्रॉब्लम फॉर ब्रेडथ फर्स्ट सर्च देन इट्स एग्जीक्यूशन टाइम, and one might have to wait 13 days for the solution अगर कोई प्रॉब्लम है और मान लेते हैं कि वो 12th डेप्थ पर है। तो जैसे ये देखें, ये 12th डेप्थ पर है, तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है उसको सॉल्व करने में 13 दिन लग रहा है।
और अगर हम और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो और ज्यादा समय लग रहा है। तो अगर ये डेप्थ 16 पे पहुंच गए तो 350 साल हमें वेट करना पड़ेगा कि हमें सोल्यूशन मिले। नॉर्मली हम लोग कोई भी प्रोग्राम जब बनाते हैं अपने लैब में तो उसमें जो टाइम लगता है या स्पेस लगता है बहुत ही छोटा सा होता है, वो पता नहीं चलता है। चाहे हम सॉर्टिंग करें, चाहे सर्चिंग करें, तो उसमें इनपुट करते हैं 10 नंबर 20 नंबर, बट रियलिटी में इतने नंबर नहीं होते हैं। जब हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो फर्क नहीं, इसीलिए हमें कोई भी किसी एल्गोरिथम में फर्क नहीं पता चलता। बट वास्तव में एल्गोरिथम itself plays a very major role in determining how much time as well as the space or the memory requirements are going to be there. So exponential complexity search problems can be solved by uninformed methods. तो और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा लग रहा है छोटी सी चीज के लिए भी। तो ये समझ में आ रहा है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में डिसएडवांटेज है, सोल्यूशन जरूर मिल जा रहा है। आई होप एवरीवन एग्रीज विद यू, या किसी के कोई कमेंट है तो बता सकता है। नो सर। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आई होप आप सबके पास कॉपी और पेन होगी। हाँ, आगे वाले एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे, बट आज मैं एक सरप्राइज क्विज भी लूंगा और आपको सरप्राइज क्विज में यही करना होगा कि अब क्वेश्चन मैं अभी आपको सामने पीपीटी पे ही दूंगा, लिखूंगा, आपको उसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा जिसको आपको सॉल्व करना है, और आपको अभी गूगल क्लासरूम में मैं ओपन कर दूंगा जिसमें कि एक सरप्राइज के अगेंस्ट में आपको सबमिट करना है विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। पर फिर भी अभी आगे बढ़ते हैं, और हाँ, कैमरा प्लीज ओपन रखिएगा उस दौरान, पांचों लोग। हाँ ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और बीएफएस किस तरह का एल्गोरिथम है? अनइन्फॉर्म्ड। अब हम आते हैं अगले स्ट्रेटेजी पर, यह भी अनइन्फॉर्म्ड है और वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो मैं चाहूंगा पहले आप डेप्थ फर्स्ट सर्च को अपनी कॉपी में पहले बेटा लिख लो, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जब हो जाएगा तो बता दीजिएगा। और अक्षित, कोमल, आदेश, अभी 3 लोगों ने अपना अटेंडेंस डाल दिया है चैट में। आप पाओगे कि ये जो एल्गोरिथम है ये भी बहुत कुछ सिमिलर ही है जो हमारा बेसिक सर्च एल्गोरिथम था, और जो यहाँ पर जो फर्क है वो भी आखिरी में ही आ रहा है। वहां हम शैलोएस्ट नोड को जनरेट कर रहे थे, यहां हम डीपेस्ट नोड को जनरेट कर रहे हैं पहले। वहां हम नोड्स को जो है जो जनरेट हो रहे थे एट द बैक ऑफ द फ्रिंज रख रहे थे, यहां जो नोड्स जनरेट हो रहे हैं तो जो वेरी कर रहा है वो यहां पर बैक के बजाय अब हम लोग फ्रंट पे कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड। वहां पर हमने क्यू का यूज किया हुआ था, एन क्यू डे क्यू ऑपरेशंस ऑपरेट हो रहे थे। यहां पर फिर डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग अभी जेनरिक टर्म फ्रिंज बोल रहे हैं वो कुछ और हो सकता है।
हो गया सबका बेटा, लिख लिया? प्रशांत, बस हो गया। हो गया, ठीक है। सो हम लोग अब इसको एक बार फर्दर देख लेते हैं, इसी एल्गोरिथम को। ठीक है, तो अभी जैसे क्या फर्क है वो तो हमें समझ में आ गया होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस एल्गोरिथम्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहला तो फर्क ही डेटा स्ट्रक्चर के नेचर में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर वहां पे हम लोग एक पर्टिकुलर ब्रेड्थ पे देख रहे थे, यहाँ हम डेप्थ में जा रहे हैं। वहां पे हम लोग फ्रिंज के बैक में इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ जो नोड जनरेट हो रहा है यहाँ हम फ्रंट में कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल भी देखते हैं, और वही एग्जाम्पल देखते हैं जो हम लोग पिछला वाला लिए थे, वही एग्जाम्पल है। बट अब की जो हम लोग कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बीएफएस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो हमारे पास इनिशियली अगर देखें एल्गोरिथम में, लेट फ्रिंज बी अ लिस्ट कंटेनिंग द इनिशियल स्टेट, जहां से शुरू कर रहे हैं बस वही चीज है, और फिर हम लोग तब तक रिपीट कर रहे हैं जब तक लूप के अंदर है अब, और ये जब तक रिपीट होता जा रहा है आइदर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फ्रिंज एम्प्टी है। तो अगर फ्रिंज एम्प्टी है तो हम लूप से बाहर आएंगे, पर ये कंक्लूड हम क्या करेंगे कि फेलियर है। और अगर फ्रिंज एम्प्टी नहीं है तो हम आगे के सेट ऑफ स्टेप्स करेंगे। तो सबसे पहले जो फ्रिंज में सबसे आगे है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, उस नोड को, और उसको हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है नोड, यानी कि जो सबसे आगे है उसको रिमूव करने के बाद उसको एग्जामिन किया जा रहा है। अगर उसको एग्जामिन करने के दौरान ये पता चल रहा है कि वही नोड हमारा गोल था, तो हम उसी के पाथ को रिटर्न कर दे रहे हैं। अगर हमें ये पता चल रहा है कि वो गोल नहीं है, तो हमें इसके सक्सेसर्स को जनरेट करने हैं, और यहां पर हम लोग सक्सेसर को जनरेट करते समय फर्दर डीप जा रहे हैं। जो सक्सेसर्स जनरेट हो रहे हैं उनको हम इंस्टेड बैक ऑफ द फ्रिंज, जैसे पिछले एल्गो में था, हम उनको फ्रंट ऑफ द फ्रिंज रख रहे हैं। ये हमारा डीएफएस का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग अब यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, जो आपके सामने ट्री है। तो हमारे पास शुरुआत में इनिशियली जो फ्रिंज है, वी आर हैविंग द इनिशियल नोड ओनली, दैट इज ए, एंड ए को हमने रिमूव किया। ए को जब रिमूव किया फ्रिंज से, तो उसको एग्जामिन किया, क्या ये गोल है? गोल नहीं है। तो इसके सक्सेसर्स देखे गए क्या है, इसके सक्सेसर्स बी और सी है। अभी तो फ्रिंज खाली था, तो उस फ्रिंज के अंदर बी और सी को हमने रख दिया। यहां पर तो कोई ऐसा इशू नहीं। अब इसमें सबसे जो अगला नोड आ रहा है जिसको हमें निकालना है और उसको एग्जामिन करना है, दैट इज बी। तो बी को निकाला गया, रिमूव किया गया, उसको जब एग्जामिन किया गया तो वो भी अभी भी गोल नहीं है, ये पता चला, तो उसके सक्सेसर्स जनरेट होंगे। उसके सब सक्सेसर्स जनरेट हो रहे हैं, तो वो निकले डी और ई। नाउ इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम एट द बैक ऑफ द फ्रिंज, अब हम इनके सक्सेसर्स को फ्रंट ऑफ द फ्रिंज रख रहे हैं। ये डी और ई अब फ्रंट ऑफ द फ्रिंज पे आ गए, बी के सक्सेसर्स। ठीक है, अभी भी गोल नहीं मिला हुआ है, तो हम लूप के अंदर है, हम फर्दर आगे जा रहे हैं। अगला नोड निकाले। अब अगला नोड जब हम आगे निकाल रहे हैं तो अगला नोड हमें डी दिख रहा है। हमें अब जब डी दिख रहा है तो अब हम डी को एग्जामिन किया, क्या ये गोल है? गोल अभी भी नहीं। तो इसके सक्सेसर्स को देखा गया, इस डी के सक्सेसर्स निकल रहे हैं सी और एफ। तो अब जब ये डी हट गया तो ई और सी पहले भले रहे हो, पर यहां पर हमने क्या किया हुआ है कि इसके आगे जो उसके सक्सेसर्स थे सी और एफ, अब हमने इसको फ्रिंज के फ्रंट में रख दिया। सो दैट इज दे आर नाउ पुट इन द फ्रंट ऑफ द फ्रिंज। ये सी और एफ अब आगे आ गए। ठीक है, अब हमने अगले लूप में अगले
लूप में जब हम गए तो हमने अब यहाँ पर देखा कि नोड को निकाला तो देखा सी, तो सी को देखा ये अभी भी गोल नहीं है। जब ये भी गोल नहीं है तो हम उसके सी के सक्सेसर को देखे, वो मिला जी। तो जी को हमने फिर फर्दर क्यू में रखा, सॉरी क्यू बोल रहा हूँ, फ्रिंज में रखा। इट्स नॉट अ क्यू हियर, इन फैक्ट डेटा स्ट्रक्चर को क्यू बोलना ठीक नहीं है यहाँ पर। तो फ्रिंज में जब हमने इसको रखा आगे, और अब हमने उसको बाद में अगला जो नोड निकलेगा और एग्जामिन करेंगे दैट इज जी, और पता चला नाउ वी हैव गॉट आवर गोल। तो आप देखोगे तो अब हम इस प्रोसेस से क्या है, एक पर्टिकुलर डेप्थ में जा रहे हैं, और जो हमारा पाथ है ए बी डी सी जी, ए बी डी सी जी, हम इसी को ही रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? एनीवन? यस सर। आप इसको कॉपी में बनाना चाहोगे एक एक स्टेप को, या आगे बढ़े, क्या चाहते हो? बनाने से थोड़ा सा बस आपको अभी आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको याद रहेगा। खुद करके देखोगे, जहां पे फंस रहे होगे पता चलेगा। सो यू कैन टेक 2 मिनट्स, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप बनाते रहो जैसे इसमें इलस्ट्रेट किया गया। और मुझे बता देना बेटा जब अगला स्लाइड पे आना हो। वैसे अपने आप करोगे तो भी ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, बट अपने आप को वेरीफाई भी करना जरूरी है कि हम क्या सही कर रहे हैं कि नहीं। हमारे पास शुरुआत में फ्रिंज में सिर्फ एक है नोड, दैट इज ए। हमने उसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद उसके सक्सेसर्स देखे बी और सी। अब ए रिमूव हो चुका है तो वो फ्रिंज में नहीं दिख रहा है, बी और सी है, तो बी और सी को हमने फ्रिंज के फ्रंट पे रखा। तो यहाँ फ्रंट का कुछ समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि फ्रिंज तो अभी खाली था, तो हमने बी और सी को रखा। लूप में अभी भी है, तो अगले नोड को हमने जब निकाला और एग्जामिन किया, रिमूव, तो वो निकला बी। बी को देखा, क्या वो गोल है? ये गोल अभी भी नहीं है, तो हमें इसके सक्सेसर्स को जनरेट करना है, और उसके सक्सेसर्स को जनरेट करने के बाद उसको फ्रिंज के फ्रंट पे रखना है। उसके सक्सेसर थे डी और ई। डी और ई को हमने फ्रिंज के फ्रंट पे रखा, और सबसे आगे अब कौन है? डी है। डी को हमने फिर अब रिमूव किया, लूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो, और जब इसको रिमूव किया तो एग्जामिन किया गया, ये गोल अभी भी नहीं है। इसके सक्सेसर्स को देखने, इसके सक्सेसर्स हैं सी और एफ। सी और एफ को अब हमने अपने फ्रिंज में डाला, और अब हमने इसको जब फ्रिंज में डाला, अभी तक चूंकि गोल नहीं मिला हुआ है तो सबसे आगे जो नोड है उसको निकाला सी, उसको एग्जामिन किया। उसको एग्जामिन करने के बाद पता चला कि ये गोल तो अभी भी नहीं मिला हुआ है, तो मुझे उसके भी सक्सेसर को जनरेट करके फ्रिंज के फ्रंट में डालना है। उसका सक्सेसर, सी का सक्सेसर है जी, तो हमने जी को निकाला, और हमने जी को, सी को रिमूव करने के बाद जिसको एग्जामिन कर रहे थे उसको फ्रिंज के फ्रंट में रख दिया। अब अगला जो नोड आ रहा है वो था जी। जी को एग्जामिन किया तो पाया कि जी तो हमारा गोल है, और हमें गोल मिल गया, और हमारा सोल्यूशन पाथ निकला ए बी डी सी जी, और यही हमारा एल्गोरिथम इसी पाथ को रिटर्न कर देता है, और एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाता है। डीएफएस को अगर देखा जाए और इसकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करें तो
एक चीज तो क्लियर है, बीएफएस में हम शैलोएस्ट नोड को पहले देख रहे थे, बीएफएस में हम लोग डीपेस्ट नोड को, जो करंट फ्रंटियर में है, एक नोड को हम लोग लेके चल रहे हैं, हम उसी नोड के को फर्दर डीप में लेते जा रहे हैं जब तक कि ये है आगे जा रहा है और हम उसी को चेक करते हुए जा रहे हैं। अब मान लेते हैं अगर ऐसी स्थिति होती है कि ये नोड्स अपने आप जनरेट होते जा रहे हैं और ये आगे आगे जाता हुआ जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा डेप्थ में भी जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर डेप्थ में गोल नहीं है और गोल यहां पर था, इस जगह पर था, इधर कहीं नहीं मिला मुझे, तो उस केस में फिर ये एक डिसएडवांटेज है डीएफएस का। यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं जिस डेटा स्ट्रक्चर को, दैट इज अ स्टैक, और स्टैक की प्रॉपर्टी होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लेटेस्ट जिसको हमने जनरेट किया उसी। हेलो जी बेटा, कुछ बोला कोमल आपने? कोमल आपने कुछ कहा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। अब आ रही है? हाँ सर। ठीक है तो मैं कह ये रहा हूं कि हम लोग जब बीएफएस देख रहे थे तो बीएफएस में यूज कर रहे थे क्यू, और क्यू की प्रॉपर्टी होती है फीफो। यहां पर जो यूज कर रहे हैं दैट इज अ स्टैक, और स्टैक की प्रॉपर्टी है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। और देख रहे हैं कि जिसको हमने एक्सपैंड किया उसी को हम लोग फ्रंट में रख रहे हैं, और फ्रंट में रखने के बाद उसी को निकाल के उसको एग्जामिन करने लग रहे हैं ठीक है। अगर यहां पर जो है चीजों को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, रिडंडेंट नहीं हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम कंप्लीट है। हाउएवर जो ट्री वर्जन है दिस इज नॉट कंप्लीट, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अगर ग्राफ वर्जन होता है, जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अभी आपने देखा हुआ था कि हम लोग ने देखा कि ट्री को हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, तो जो ट्री स्ट्रक्चर को अगर हम देखें और डेप्थ में हम जाते हुए जा रहे हैं, आगे चलते हुए जा रहे हैं, तो उस केस में हमें तो मिलेगा नहीं सोल्यूशन अगर वहां पर नहीं होता और हम डेप्थ में जाते जाएंगे, तो वो उस क्षण रहेगा नॉट कंप्लीट, अदरवाइज चीजें कंप्लीट रहेंगी। ध्यान में रखने वाली बात यह है, यहां पर भी हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल लग रहा है, और जो वर्जन है ये यहाँ पर भी ये ऑप्टिमल ये नहीं है, दिस इज अगेन नॉट ऑप्टिमल। सो डीएफएस का बीएफएस के ऊपर कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं, बस जो थोड़ा बहुत एडवांटेजेस है वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर, कि जो स्पेस लग रहा है यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्पेस, यहाँ पर जो स्पेस है दैट इज लीनियर इन नेचर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएफएस। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बीएफएस के केस में क्यू यूज हो रहा है, और क्यू जब यूज हो रहा है तो हमारा जो ऑर्डर है वो है फीफो, और जब हमारा डीएफएस की बात हो रही है तो डीएफएस के केस में इंस्टेड ऑफ क्यू वी आर यूजिंग स्टैक एज द डेटा स्ट्रक्चर, एज द फ्रिंज, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस जो हमारा ट्रैवर्सिंग का ऑर्डर आ रहा है दैट इज लीफो। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो आज हम लोग ने अभी तक डीएफएस को आज देख लिया है। इसके फर्दर, इसमें अभी किसी को कोई बात अपनी रखनी है तो बताए, नहीं तो इसके फर्दर मैं अब आगे का कल बताऊंगा। और मैं जो हूँ आखिरी के 15 मिनट रह गए हैं, सो आई एम प्लानिंग टू हैव अ सरप्राइज क्विज टुडे। एनीवन? सो थिंक अबाउट इट, नहीं तो कल पूछ लीजिएगा सवाल। टाइम 3 मिनट रह गए हैं। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन अगेन, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग अगेन आप लोग अपने कैमरे ओपन कर लीजिएगा। कॉपी पेन जो है उसमें एक एक क्वेश्चन बस दूंगा, और वो जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व करके स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, सो प्लीज रिटर्न बैक अगेन।
आई एम एंडिंग द सेशन प्रेजेंटली। ठीक है।